छात्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके की। कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं जो बार बार जो है परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। चूँकि पेट की परीक्षा अब बहुत करीब है, तो इसलिए इसे आप सभी लोग जरूर एक बार रिविजन कर लें, पढ़ लें, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम सभी लोग स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ते हैं। पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, और एक विशेष सूचना आप सभी लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी में जो 2-3 दिन बचा है, इसमें कुछ पॉइंट्स को मैं चर्चा कर दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें कि और भी बच्चे जुड़ जाएं। तो इसमें मेरे द्वारा जो है कुछ यूपी स्पेशल भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, आइए हम सभी लोग देखते हैं पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो स्टैटिक जीके है। तो पहला पॉइंट है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। आप लोग स्लाइड प्रश्न को देखें और नोट भी करें कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। आइए देखते हैं पॉइंट क्या है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो एक चीज ध्यान दें आप सभी लोग कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। क्या था? कृषि था। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो खेती करके अपना जीवन क्या करते थे, यापन करते थे, जीते थे। देखो एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ पे, पहले नोट करेंगे आप सभी लोग कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, तो व्यवसाय की अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, तो ये कृषि थी आपका। और ये सिंधु ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हड़प्पा था, जब हड़प्पा की खोज हुई तो कहाँ पे हुई? तो आपका रावी नदी के तट पे हड़प्पा की खोज हुई। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है। और ये बताती है कि पुराने समय में, उस समय भी क्या व्यवस्था थी लोगों के रहने की, कितनी अच्छी व्यवस्था थी लोगों के रहने की। ये सारी बातें हम लोग इससे सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। आइए हम लोग अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल, यानी कि सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। ये भी प्रश्न पूछता है कि सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। तो बच्चों नोट करो आप सभी लोग कि सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो था आपका जौ और गेहूं। क्या था आपका? जौ और गेहूं। तो यहाँ नोट करेंगे आप सभी लोग जौ और गेहूं, यानी कि सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? जौ और गेहूं थी। नेक्स्ट अगला है आपका कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः पूछ रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम जो है इसके चारों तरफ की हम लोग बात कर लेते हैं, उत्तरी दक्षिणी ही क्यों। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग इधर आपका पूर्व होता है, इधर क्या होता है? पूर्व होता है। और इधर आप देखेंगे तो इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। और इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु या उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः कौन सा है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अगर पुरास्थल की हम लोग बात करें तो उत्तरी, सबसे पहले पूर्वी की आप लोग बात करें तो पूर्वी होता है आपका आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर हो जाएगा। और ये आलमगीरपुर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश मेरठ। कहां पर है? ये मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कहां पर है? तो ये पूर्वी स्थल आपका मेरठ में है, आलमगीरपुर। इसके बाद हम लोग पश्चिमी बिंदु की अगर हम लोग बात कर ले तो पश्चिमी बिंदु आपका सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। सूत का गेंडोर लिखेंगे आप सब लोग यहाँ पे, सूत का गेंडोर ये कहां पर है? तो ये बलूचिस्तान में है, आपका बलूचिस्तान में है। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो क्या है? सूत का गेंडोर है। और ये कहां पर है? तो ये बलूचिस्तान में है। ठीक है ना, आपका पाकिस्तान के पास में ही आपका है बलूचिस्तान, वहीं पे आपका बलूचिस्तान में है। इसके बाद अगर हम लोग दक्षिणी बिंदु की बात करें यहाँ पर तो दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद गोदावरी नदी के लगभग किनारे पर ही पड़ता है, दाइमाबाद के पास में महाराष्ट्र। और उत्तरी बिंदु की अगर हम लोग बात कर ले तो कश्मीर में एक स्थान पड़ता है मांडा। कश्मीर में यहाँ पर है मांडा।
मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है आपका, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे क्या कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी पूछ रहा है, तो उत्तरी में आप लोग मांडा नोट करेंगे और दक्षिणी में आप लोग दाइमाबाद को नोट कर लेंगे। अगर पूर्वी पूछेगा तो आप लोग आलमगीरपुर को भी नोट कर लें, और पश्चिमी को पूछेगा तो सुक्का गेंडोर को आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। ये थी सिंधु सभ्यता का जो रेंज था, ये था आपका, यानी कि पूर्व में जो एकदम सबसे पूर्वी स्थल सिंधु सभ्यता का था वो आलमगीरपुर तक था, मेरठ, और उत्तर की हम लोग बात करें तो मांडा तक, और इधर पश्चिम की बात करें तो सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान तक, और दक्षिण की अगर आप लोग बात करेंगे तो दाइमाबाद, ठीक है ना, दाइमाबाद महाराष्ट्र के पास, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी बच्चों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लें आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, किसने जानकारी दी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया था, तो आप सभी लोग जान लीजिए, चार्ल्स मैनसन ने। कौन थे, एक भूगोलवेत्ता थे आपका चार्ल्स मैनसन, यानी कि इतिहासकार बोलेंगे इनको, चार्ल्स मैनसन ने जो है ये 1826 ईस्वी में, कब 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हाँ, चार्ल्स मैनसन ने 1826 में, यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी लोग, 1826 ईस्वी में जो है इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, या सबसे पहले किसने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, अगर खोज की हम लोग बात कर लें, खोज की तो दयाराम साहनी ने 1921 में, कब 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कहाँ पर, यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि कहाँ पर है यह स्थल आपका, तो पाकिस्तान, कहाँ पे, पाक में जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में सबसे पहले इसकी खोज की गई। इसके बाद इसी का जो दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो 1922 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई, तो मोहनजोदड़ो की खोज को पूछ लेता है राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई, ठीक है ना, इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग, यानी कि राखालदास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। बहुत मुख्य शहर है आपका मोहनजोदड़ो, और ये हड़प्पा। अभी इसके बारे में हम सभी लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा यहाँ करें, तो इसे नोट करते चले आप सभी लोग, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग कृपा करके शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर है, तो सबका भला हो तो बेहतर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई उसके प्रभारी कौन थे, तो उसके प्रभारी जो थे वो सर जॉन मार्शल जी थे। कौन थे, लिखेंगे आप सभी लोग, सर जॉन मार्शल थे, इसे आप नोट करेंगे, ये प्रश्न बहुत पूछा गया पेपर में। चलिए अगला है कि हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी ना वो कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी आपका, कांस्य युगीन थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि को पूछा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी लोग, सिंधु सभ्यता यानी कि लिपि जो थी वो सिंधु सभ्यता कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो सभी लोग अपने मन के भाव को एक चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, ठीक है ना।
भाव चित्रात्मक लिखा कैसे जाता था, तो दाएं से बाएं इसको लिखा जाता था, यानी कि पहली लाइन जो लिखी जाती थी वो दाएं से और दूसरी लाइन बाएं से, यानी कि इस भाव चित्रात्मक लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं, कैसे दाएं से बाएं इसको लिखा जाता था। भाव चित्रात्मक लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो पूछता है कि भाव चित्रात्मक जो लिपि थी उसकी पहली लाइन को कैसे लिखा जाता है, तो पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाएगी। ठीक है, अगला है कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, यानी कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, ये अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। जो बच्चे जानते हो वो उत्तर दें कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है। तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो है ना, ये आपका अथर्ववेद है। कौन सा है, अथर्ववेद। नोट करिएगा, अथर्ववेद। अब ध्यान दो, यहाँ तो बस तंत्र मंत्र की बात क्या है कि तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। अब जान लीजिए एक चीज आप सभी लोग कि अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख, औषधियों के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो अथर्ववेद में बताया गया है। जादू टोना के बारे में किस में बताया गया है, तो अथर्ववेद में बताया गया है। बीमारियों के बारे में किस में बताया गया है, यानी कि बीमारियों के बारे में किस में बताया गया है, तो ये भी अथर्ववेद में बताया गया। भूत प्रेत की बात किस में की गई, तो वो भी आप लोग नोट कर लेंगे, अथर्ववेद आपका। ठीक है ना, यानी कि जादू टोना टोटका जितना भी पूछे आपसे, औषधियों के बारे में पूछ ले, बीमारियों के बारे में पूछ ले, तंत्र मंत्र के बारे में पूछ ले, तो सब ये अथर्ववेद आप सभी लोगों का हो जाएगा। कुछ और भी बातें हम लोग वेदों के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं वेद कितने हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जानेंगे कि वेद 4 हैं। कितने हैं, वेद 4 हैं। कितने वेद हैं आपका, तो वेद 4 हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। वेदों की अगर हम लोग बात करें तो वेद की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से, तो पहला हो जाता है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरे वेद की अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद। तीसरे नंबर पर आपका आता है सामवेद। चौथे नंबर पर आपका आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद है आपका। और इसमें पूछ लेता है प्रश्न और कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। कौन सा, पुराना वेद है, सबसे पुराना या सबसे प्रथम वेद, इसे आप सभी लोग कह सकते हैं। सामवेद से प्रश्न बनता है कि संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो सामवेद को हम सभी लोग संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीत का वेद हम लोग सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है, या सबसे बाद का वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो भी आपका कौन सा वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अगला है प्रश्न आपका कि देखिए प्रश्न ये कि भारतीय संगीत का जनक है कौन सा वेद, तो सामवेद। नोट करिए आप सभी लोग कि भारतीय संगीत का वेद कौन सा है, तो सामवेद हो जाएगा आपका। अगला है कि गायत्री मंत्र लिया गया है, यानी कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से ली गई है, तो गायत्री मंत्र जो है ना वो आपका ऋग्वेद से ली गई। किससे, ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र जो है किस वेद से ली गई है, तो वो ऋग्वेद से ली गई है। गायत्री मंत्र को आप सभी लोग नोट करिए। ठीक है, ऋग्वेद से ली गई है। रचनाकार को पूछे तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार की अगर बात कर ले तो विश्वामित्र हो जाएंगे। विश्वामित्र हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हो जाएंगे। समर्पित, ये गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, सूर्य देवता लिख लेंगे यहाँ पर, सूर्य देवता। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र किसको समर्पित, तो सूर्य देवता को प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए तो छात्रों ये सभी जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी करते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी चीज एक बार फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल जाए। इतना काम जरूर आप सभी लोग कर दें। ठीक है, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि ठीक अगली वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में, कुछ उत्तर प्रदेश के पॉइंट्स के बारे में जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो अब आप सभी लोग हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।